जो भी नियम है सभी कुछ जब बता दिया, इतनी आसानी से जब बताया है तो उसे बस अप्लाई कीजिए आप। अब मान लीजिए जो चीजें मैंने बताया है कैसे कैसे कोई ग्रह बल प्राप्त करता है, तो कुंडली पर देखिए, वो आपको देखना होगा, ज्यादा क्लियर होगा जब आप देखेंगे तो। और जब खुद देखिए लग्न कुंडली में कि कौन ग्रह किस प्रकार का बल प्राप्त कर रहा है, तब षडबल में उसका रैंक देखिए कि जो आपने देखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, फिर कभी, लेकिन फिर भी जब कोई चार्ट डिस्कस करेंगे तो उस बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए, राम जी, सचिन जी हैं आप लोग? जी गुरु जी। ओके, चलिए आज केमद्रुम योग और गुरु चंडाल दोष के बारे में जानते हैं। इसके बाद सभी अब कुछ राजयोग पर पहले चर्चा कर लेते हैं कुछ दिन, इसके बाद चलेंगे दुर्योग पर, ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, और आप लोग भी अपना विचार दीजिए भाई। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि आप लोग ग्रुप में लिखिए कि किस तरह का टॉपिक हम लोग डिस्कस करें। अभी तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट राजयोग बनते हैं या नेगेटिव योग बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कुछ दिन, लेकिन आगे एक लिस्ट बना के हमको दीजिए ताकि उस तरह का टॉपिक हम डिस्कस करें। और जैसे कि अभी ब्रजेंद्र जी ने बोला कि षडबल एक चार्ट से समझा दीजिएगा, चलिए वो भी एक चार्ट से समझा दूंगा मैं कभी समय मिला तो। राम जी एक काम कीजिएगा, जी गुरु जी। एक चार्ट पर कॉपी कलम से ड्रॉ करके और षडबल का जो होता है चार्ट के अनुसार केवल हमको बना के दे दीजिएगा। बिल्कुल गुरु जी। इन लोगों को मैं समझा दूंगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा समय का बहुत ज्यादा अभाव हो गया है मेरे पास। राशिफल अभी तक नहीं दिया है मैंने 2021 का। नहीं गुरु जी, हमको भी असल में 5 तारीख को हम भी निकल जाएंगे, थोड़ा सा अगर रश्मि आ रही है तो निकलना पड़ेगा हमको भी। हाँ बिल्कुल। और 2-3 दिन शायद आप लोगों के पास। अभी नहीं, अभी चलने देते हैं, अभी तो ये राजयोग चलने देते हैं जी और जी जी बिल्कुल। नेगेटिव योग जो है चलने देते हैं। एक बार वैसे भी कोई चार्ट डिस्कस करेंगे तो षडबल बता देंगे इन लोगों को। जी जी जी। हालांकि बहुत पिछले वीडियो में मैंने षडबल के बारे में बताया है राम जी, बहुत क्लियरली बताया गुरु जी, तो हमने देखा था वो। हाँ बहुत स्पष्ट बताया है हर चीज। चलिए देखते हैं आज गुरु चंडाल योग और केमद्रुम योग, अगर समय मिलता है तो दोनों डिस्कस करते हैं कैसे बनता है। देखिए जी जी गुरु। आमतौर पर लोग कहते हैं, चार्ट स्पष्ट नजर आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी। जी गुरु जी। तो आमतौर पर गुरु के साथ राहु और केतु, राहु या केतु कोई बैठे तो ये बनता है गुरु चंडाल दोष। तो पहले एक बात ये समझना होगा कि गुरु चंडाल दोष केवल राहु या जैसे राहु या केतु के बैठने से ही नहीं बन जाएगा। इसके कई ये होते हैं, नियम होते हैं। अब उसमें बहुत कुछ आपको देखना है, किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, गुरु की क्या स्थिति है, आपके राहु या केतु की क्या स्थिति है, उनकी डिग्री कितनी है, डिग्री डिफरेंस कितना है, ये सब स्थितियां देखनी होगी। ऐसे कहीं भी गुरु चंडाल दोष नहीं बन जाता सिर्फ राहु या गुरु के बैठने से। जो आजकल के तथाकथित ज्योतिष लोग डराते हैं व्यक्तियों को कि गुरु और राहु बैठ गए या गुरु और केतु बैठ गए तो ये गुरु चंडाल दोष बन गया, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। ऐसे ही गुरु चंडाल दोष नहीं बनता। अब यहाँ देख लीजिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, वैसे और जगह भी बना आपको बता रहा हूँ। ये धनु लग्न की कुंडली है और अपने मित्र राशि में पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, मेष राशि में, यानी अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व में बैठा है। खैर तत्व को भी छोड़ दीजिए, मैं तत्व की भी बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल वे में समझते हैं कि लग्नेश उठ के अपने मित्र राशि में पंचम भाव में बैठा है और ये 15 डिग्री का है, यानी कि लग्नेश जो राहु के साथ बैठा है डिग्री वाइज बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। मित्र राशि में भी बैठा है तो बली भी है ये। और यहाँ पर राहु बैठे हैं, देखिए 8 डिग्री के राहु हैं, केवल दोनों का मैंने डिग्री रखा है। ये कोई चार्ट नहीं है, किसी व्यक्ति का चार्ट नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए अपने मन से मैंने ये चार्ट बनाया है, आप लोग केवल समझिए। अब देखिए कि इसमें गुरु की डिग्री 15 है, गुरु आपके मित्र राशि में है, योग कारक है, लग्नेश है। अब इनके साथ राहु हैं तो डिग्री तो 7 डिग्री का अंतर है, तो ठीक है ये डिग्री वाइज क्लोज माने जाएंगे, उतने दूर भी नहीं है। लेकिन क्या ये गुरु चंडाल दोष बनेगा? समझने वाली बात ये है, ध्यान दीजिए कि ये गुरु चंडाल दोष नेगेटिव असर नहीं देगा।
राहु या केतु के बैठने से माना तो जाता है कि गुरु चंडाल दोष बन रहा है। केतु के साथ ध्वज योग भी बनता है। तो क्या ये गुरु चंडाल दोष नेगेटिव रिजल्ट देगा? तो सबसे पहले तो जान लीजिए केवल नाम का ये गुरु चंडाल दोष है, ये कभी भी नेगेटिव फल नहीं देगा। जहां भी नियम समझ लीजिए, जहां भी गुरु चंडाल दोष बन रहा हो, अगर गुरु स्ट्रांग है, डिग्री वाइज स्ट्रांग है, अच्छे भाव में है, मित्र राशि में है और साथ में राहु हो, तो वो गुरु चंडाल दोष कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। गुरु के स्ट्रांग होने के बाद अगर राहु साथ में हो जाए तो गुरु चंडाल दोष कभी फलित नहीं होता और उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। ये अगर इंसान चाहे तो बहुत ऊंचाइयां भी व्यक्ति को दे देता है, बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देता है ये गुरु चंडाल दोष। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यह देखना है कि गुरु बलवान है कि नहीं। गुरु जब भी बलवान होंगे, राहु का इफेक्ट यहाँ नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। यहाँ आपको गुरु चंडाल दोष का कभी भी नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त नहीं होता है गुरु के स्ट्रांग होने पर। दूसरा चीज यहाँ देखिए कि बाय द वे मान लीजिए कि कहीं भी हो, यहाँ भी बन जाए, यहाँ भी बन जाए, यहाँ भी बन जाए, यहाँ भी बन जाए, तो ये लग्नेश है, अच्छे भाव में बन रहा है, या लग्न में अपने राशि में हो जाए, चतुर्थ भाव में अपने राशि में हो जाए, पर यहाँ नवम भाव में सूर्य की राशि में हो जाए, यहीं पर आ जाए बुध की राशि में, आपके कैरियर के भाव में, तो कहीं भी अगर अच्छे जगह पर ये बैठ रहे हो, अच्छे जगह पर बन रहा हो और राहु या केतु हो, लेकिन गुरु बलवान है डिग्री वाइज और मित्र राशि में अच्छे जगह पर है, तो ये गुरु चंडाल दोष असर नहीं करेगा, ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब समझिए कि केतु की स्थिति अगर गुरु के साथ बन जाए किसी अच्छे भाव में, किसी अच्छे राशि में और गुरु स्ट्रांग हो, तो वह आपको गुरु चंडाल दोष नहीं बनता, वह ध्वज योग का निर्माण करता है, आपका झंडा ऊंचा करता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है। और उस व्यक्ति को सलाह ये देनी चाहिए कि आप जितने धर्म से जुड़कर अच्छे काम करें, क्योंकि केतु और गुरु दोनों ही धर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो जितने भी आप अच्छे काम करेंगे आपको उतना ही जीवन में उन्नति और लाभ होगा। अब देखिए कि छठे, आठवें, 12वें ये योग बनता है और खास करके तब और ज्यादा मतलब प्रबलता से बनेगा जब गुरु कमजोर हो जाए या मित्र राशि में न हो। उस स्थिति में त्रिक भाव में गुरु चंडाल दोष कभी भी फलित होता है, इसका ध्यान रखिए। लेकिन और कहीं भी ये बन रहा है आपके कुंडली के किसी भी भाव में, तो ये जरूर देखें कि गुरु कितने मजबूत हैं, किस राशि में हैं, डिग्री दोनों की कितने क्लोज है। अब मान लीजिए कि गुरु आपके 22 डिग्री के हो और 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री के राहु हो, तो वो तो वैसे भी युति काउंट नहीं होगी। 16 डिग्री, 18 डिग्री और 20 डिग्री का अंतर हो जाएगा, तो ये तो युति ऐसे ही भंग हो जाती है, तो गुरु चंडाल दोष वहां भी असर नहीं करेगा। तो ऐसे गुरु चंडाल दोष को आप देखें तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा और रिजल्ट आपको क्लियर पता चलेगा। कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हेलो जी गुरु जी। नहीं सर, ठीक है, सही है, ठीक है। गुरु जी कितने का डिफरेंस होना चाहिए गुरु और राहु के बीच में? कम से कम 15 डिग्री का, 12, 14, 15 डिग्री से ऊपर का डिफरेंस हो तो उसको नहीं मानना चाहिए। अच्छा, गुरु जी मीन लगन की कुंडली में 11वें घर में गुरु राहु एक साथ बैठे हो तो यहाँ पर तो मीन ये लगने की कुंडली में गुरु नीच के हो जाएंगे। अच्छा, तो ये माना जाएगा फिर गुरु राहु का जब चंडाल गुरु ही, योग? जब राहु से या केतु से किसी की भी युति हो, दोनों मतलब किसी के साथ गुरु की युति, और जब भी गुरु कमजोर होंगे तो ये युति मानी जाएगी। अच्छा जी, अच्छा। अब लेकिन अब ये देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुरु 26 डिग्री के हों और राहु या केतु 4 डिग्री के हों। अच्छा, तो तब नहीं अगर माना ऐसी जाएगा। स्थिति बने तो युति ही नहीं मान्य होगी। वो तो 25 डिग्री और 24 डिग्री का डिफरेंस हो जाए तो युति मानी ही नहीं जानी चाहिए। अच्छा जी। अब इसको अलावा और भी चीजें देखिए गोपाल जी, एक चीज और देखिए। मान लीजिए कि आपके राहु और गुरु यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में, लेकिन कहीं बाय द वे ये चलित में एक मूव कर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। ये छठे में चले गए गुरु या राहु, या आपके चौथे में चले गए गुरु या राहु में से कोई, तो भी यह योग भंग हो जाता है। ठीक है जी, ठीक। ठीक है, तो चलित भी आपको देखना है। चलित क्या करता है, योग बनाता भी है और योग भंग भी करता है, वहां जरूर आपको देखना है। और गुरु चंडाल दोष तभी ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट देता है
जब गुरु आपके कमजोर हो तभी यह नेगेटिव बनेगा। जब भी गुरु स्ट्रांग होंगे यह हानि के जगह फायदा देता है व्यक्ति को। अच्छा जी। और केतु के साथ हो तो खास करके अच्छे काम करने चाहिए व्यक्ति को, और उस समय गुरु चंडाल दोष नहीं, वो बहुत ज्यादा आपका मान सम्मान ऊंचा करता है। ठीक है, ये सब ये क्लियर है यहाँ तक? जी गुरु जी। ठीक है जी। और बताइए अशोक जी, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अच्छा बताया सर, समझ में आ गया सर। और किसी को कुछ पूछना हो? प्रियंका जी समझ में आ गया? अरे भाई ये लोग का ऑडियो क्यों ऑफ है? प्रियंका जी, सचिन जी, ऑडियो ऑन कर लीजिए भाई। गुरु जी इसमें एक चीज आपसे, ये कई दिनों से संदेह था मन में। हाँ हाँ। हेलो, जैसे सर मेष लग्न की पत्रिका है, मेरी ही पत्रिका है, मैं उसको घुमा फिरा नहीं बोलूंगा। मेष लग्न की पत्रिका है, लग्न में ही गुरु बैठे हुए वक्री है और 12वें भाव में राहु है। चलित में गुरु और राहु एक साथ हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर गुरु चूंकि स्वराशि के हो जाएंगे, तो इस तरीके से उसका फल कथन करें या वहां पर गुरु चांडाल योग का मतलब निर्माण होगा, इस तरीके से फल कथन करें? दोनों की डिग्री कितनी है राम जी? गुरु जी गुरु 4 अंश के हैं और राहु लगभग 23 या 24 अंश के हैं। तो 4 अंश के गुरु हैं अपने ही राशि में ना? हाँ गुरु जी, जब वो चलित में जाते हैं तो अपने अपने उसमें आ जाते हैं। हाँ, मतलब चलित में अपने में आ जाते हैं जी। चलित में ये योग बन रहा है, लग्न में नहीं बन रहा है। लग्न में नहीं बन रहा है। अब देखिए राम जी, ऐसा है कि चलित में ये दोनों जब साथ हो गए हैं तो आपको, क्योंकि अपने ही राशि में गुरु हैं, तो ये व्यक्ति को नेगेटिव फल नहीं देगा। और नेगेटिव फल तभी देगा, गुरु चंडाल दोष पहले तो राम जी ये नहीं बनेगा, क्योंकि लग्न में गुरु अपने राशि में स्ट्रांग है और दिग्बली भी माने जाएंगे जी। 4 डिग्री के भले ही है, लेकिन लग्न में है अपने राशि में, दूसरे वो यहाँ दिग्बल भी प्राप्त करते हैं। और देख लीजिएगा बल वगैरह भी होगा उनमें, सठ बल में, जहां तक मुझे उम्मीद है। जी जी, बल तो है जी, बल है। तो उस स्थिति में क्योंकि गुरु अच्छे हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। व्यक्ति अगर बहुत अच्छे जगह पर अपना दिमाग लगाए तो बहुत ऊंचाइयां भी व्यक्ति को देगा, और ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। और किसमें है राम जी, किसकी कुंडली में? मेरी कुंडली में है गुरु जी। तो आपकी कुंडली में तो कहाँ आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है राम जी? आपको तो इतना अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। अगर राहु और गुरु का लग्न में गुरु चंडाल दोष वास्तव में काम कर जाए तो व्यक्ति इतना मतलब ज्ञानी थोड़े ही हो जाएगा। नहीं गुरु जी, 12वें भाव में है, चलित में 12वें में चला जाता है। उससे मतलब नहीं है, ये आपके चला आ रहा है इसमें ना, चलित में 12वें में चला जा रहा है ना। हाँ, चलित में ही गुरु जी बन रहा है, लग्न में नहीं बन रहा है। ठीक है राम जी, चलित में 12वें भाव में जा रहा है, तो गुरु की राशि भी वहां जा रही है ना? जी जी जी। हाँ, तो देखिए गुरु की राशि जा रही है, गुरु वहां अपने राशि में है। अब देखिए यहाँ नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है राम जी, समझिए थोड़ा सा। अगर 12वां भाव आप अच्छे से जानते हैं, धर्म का भी है, मोक्ष का भी है, ज्ञान का भी है जी। ये सब चीजें वहां से जोड़कर देखी जा सकती हैं। अब वहां से अगर दृष्टि काउंट किया जाए तो 12वें से अष्टम पर भी दृष्टि आएगी ना? जी गुरु जी। तो ऐसे जगह पर गुरु और राहु बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। जो चीज यहाँ नेगेटिव हो सकती थी उस नेगेटिव चीज को आपने दूर कर लिया। अगर व्यक्ति गलत चीजों में चला जाए तो यहाँ गुरु चंडाल दोष का प्रबल प्रभाव मिल जाता है जातक को। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन आपने धर्म का चुनाव किया, आप धर्म से जुड़े हुए हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा जुड़े हुए हैं ना? जी गुरु जी। तो ये द्वादश भाव तो आपको आपसे अच्छे कर्म करा रहा है, तो आपके लिए नेगेटिव कहाँ से होगा ये? नहीं गुरु जी, बस वही फल कथन करने में यही थोड़ा सा अंकुश संकोच होता था। नहीं, ये देखिए, ये द्वादश भाव आपके मोक्ष का है, धर्म का है, और आप उसी तरफ तो जा रहे हैं जी। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ये, इसने तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है आपको। जी गुरु जी, क्योंकि पंचम और नवम का भी संबंध बन रहा है और साथ में अष्टम में तंत्र योग भी बन रहा है। बिल्कुल, वो भी बन रहा है, और गुरु द्वादश में अपने राशि में है, और द्वादश भाव तो जानते ही हैं मोक्ष का भाव होता है। जी जी जी, तो इसलिए आपके लिए तो नेगेटिव है ही नहीं। अब देखिए, अब त्रिक भाव में भी बने राम जी, तो उस स्थिति में कुछ स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि त्रिक भाव में बन रहा है, मान लीजिए अष्टम भाव में ही बन रहा है, और वहां पर 9 नंबर राशि आ जाए, 12 नंबर राशि आ जाए, गुरु की ही राशि आ जाए, और गुरु वहां मतलब कि डिग्री वाइज स्ट्रांग हो अपने राशि में राहु के साथ,
तब भी तो ये आपको अष्टम में बन जाए तो आपको धर्म से जोड़ देगा, बिल्कुल गुरु जी, रिसर्च ज्ञान के क्षेत्र में प्रदान कर लेकर देगा, जाएगा। आपको कुछ ऐसी आंतरिक ज्ञान दे देगा, ऐसा दे देगा जो दूसरों के बस की बात नहीं होगी जी। तो ये चीजें देखनी होगी कहाँ बन रहा है, गुरु स्ट्रांग है या नहीं। गुरु स्ट्रांग है तो फिर कहीं भी बने कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, त्रिक भाव में बनता है तो इसको माना जाता है कि ये गुरु चंडाल दोष बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब व्यक्ति अपना गलत आचरण अपना शुरू कर दे, गलत दिशा में उसका चुनाव हो जाए, गलत चीजों की तरफ चुनाव करने लगे, तब ये प्रभाव देता है नेगेटिव। लेकिन जैसे ही बाकी आपने व्यक्ति एक अगर गुरु से जो भी योग बन रहा है, आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो गुरु का नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। वही है गुरु जी, बाकी एक चीज आपने आज और अच्छी बता दी कि मतलब अगर इनके बीच में 10-12 डिग्री का डिफरेंस है, हाँ, तो वैसे भी ये योग समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। आप तो जानते ही हैं गुरु, ये मेरे गुरु तो 10th हाउस में नीच के हैं राम जी। जी 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 गुरु जी। और नीच के हैं, लेकिन फिर भी मैं ज्योतिष हूँ, आप देख रहे हैं, और सब कुछ जानते हैं आप अरे मेरे बारे में, जी मेरे गुरु जी, करियर जी के बारे में हर चीज जानते हैं। बिल्कुल गुरु जी। कहाँ कुछ रिजल्ट खराब मिला, वो जो जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार गुरु रिजल्ट देते हैं यहाँ पर। जी जी गुरु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमद्रुम दोष के बारे में जानते हैं आज। सर हाँ इसका बोलिए। फल क्या होगा अगर गुरु चांडाल योग बन जाता है तो फल क्या मिलेगा? हाँ देखिए, अशोक जी पूछ रहे हैं। जी अशोक जी देखिए, गुरु चंडाल दोष अगर बनता है तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ व्यक्ति अगर सच सही कहा जाए तो जो उसको अच्छी चीजें हैं उससे वो दूर भागता है। कभी कभी करेक्टर वाइज भी परेशानी होती है, गुरुओं का आदर नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसको सम्मान नहीं मिलता सही ढंग से, वो चीजें जो प्राप्त जीवन में करना चाहता है वो कितना एफर्ट करते पीछे रहता है, वो चीजें उसको प्राप्त नहीं होती और सम्मान का पात्र नहीं रहता सही ढंग से अगर गुरु चंडाल दोष बन रहा है तो, और जीवन में संघर्ष ज्यादा करता है, और जिस भाव में ये बनेगा उस भाव से संबंधित जीवन में परेशानी होती रहेगी। अब यहाँ 5वें भाव में अगर बन जाए तो व्यक्ति का शिक्षा दीक्षा बार बार डिस्टर्ब होगा। वास्तव में अगर बन जाए तो शिक्षा दीक्षा डिस्टर्ब होगा, संतान उत्पत्ति में इसकी दिक्कत होगी, इसके बाद आय में भी इस व्यक्ति की कमी होगी, तरह तरह की परेशानियां होंगी। भाग्य देखिए, अब इनकी दृष्टि आपके यहाँ से भाग्य भाव पर जा रही है गुरु की, और गुरु अगर वास्तव में पीड़ित हो जाते तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा, आय में कमी हो जाएगी, आपके सम्मान में कमी होगी, संतान संबंधी समस्या होगी, शिक्षा संबंधी व्यवधान होगी, व्यक्ति अपनों से बड़ों का आदर नहीं करता, सम्मान का पात्र नहीं रहता। समझ गए? समझ में आया अशोक जी? हेलो जी गुरु जी। अशोक जी बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ गया आपको? आवाज हाँ गुरुजी समझ में आ गया, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इसी पंचमे से अगर उच्च राशि में चला जाए तब भी वो नेगेटिव प्रभाव देगा? नेगेटिव अगर वास्तव में बन रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर मकर राशि में ही गुरु नीच के हो जाए तो गुरु चंडाल दोष तो बन ही जाएगा, भले ही शनि उच्च के हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। सप्तमे आपका पंचमेश बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ जो गुरु है वही अच्छा ना हो, तब तो गुरु चंडाल दोष बनेगा ही। राशि स्वामी अगर आपका अच्छा है उसका पंचम भाव का, तो भले ही उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, स्थितियां थोड़ी कंट्रोल करेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि गुरु का जो नेगेटिव इफेक्ट है पूरी तरह खत्म कर देगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पर मित्र राशि में राहु बैठ जाए और राहु बलवान हो और गुरु ही यहाँ पर कमजोर हो, गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में हो जाएंगे, राहु मित्र राशि में होंगे तो, और डिग्री भी गुरु की कम हो और राहु की ज्यादा हो, राहु ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उस स्थिति में बनेगा तो ये राशि स्वामी कितना भी स्ट्रांग हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, गुरु चंडाल दोष तो बनेगा, थोड़ा सा इफेक्ट में कमी करेगा क्योंकि राशि स्वामी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कितना कंट्रोल करेगा वो भी। हाँ, एक चीज ध्यान दे लीजिएगा कि जिस राशि में बन रहा है उसका राशि स्वामी अगर देख रहा हो इन दोनों को, तब स्थिति थोड़ी अलग होगी। जैसे विपरीत राजयोग में होता है ना कि जो राशि मालिक है वो देखे तो विपरीत राजयोग, मतलब कि नीच भंग राजयोग में जो राशि मालिक देखे अपने हाउस को तो नीच भंग होता है, और वो ग्रह जहां नीच का हुआ है वो बुरा रिजल्ट नहीं देता। इसी तरह से अगर राशि स्वामी कहीं देख ले, जिस राशि में गुरु और राहु बैठे हैं, तो राशि स्वामी जब देखेंगे तो ये लोग चाह कर भी उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे,
उस समय राशि स्वामी के देखने अपने घर पर दृष्टि जाने के कारण इन लोगों को बुरा करने नहीं देगा। वो स्थिति अलग बन जाएगी ब्रजेंद्र जी, ठीक है। जी जी। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर यहाँ पर गुरु चंडाल दोष वास्तव में बन रहा है तो उपाय क्या करना चाहिए? उपाय भी क्योंकि साथ में जरूरी है। उपाय ये करना चाहिए कि दोनों में से योग कारक कौन है उसे देख लेना चाहिए, और दोनों में से जो नेगेटिव ग्रह हो, मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे परेशानी हो सकती है, तो देख लीजिए गुरु तो बहुत अच्छे हैं, लग्नेश भी हैं, मित्र राशि में है, राहु यहाँ पर शत्रु राशि में है, तो आप राहु का दान आपको करना चाहिए। राहु का दान करना चाहिए। अगर 1% अगर लग रहा है, यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, कहीं भी किसी कुंडली में अगर गुरु चंडाल दोष बने तो जो नेगेटिव ग्रह है उसका आपको दान करना चाहिए, उसका बीज मंत्र करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब आपके गुरु मान लीजिए कि यही मित्र राशि में हो और ये अच्छे हैं, लग्नेश हैं, अच्छे हैं, लेकिन कहीं ऐसे हो कि ये 4 डिग्री के हैं, 5 डिग्री के हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरु का यहाँ पर रत्न भी धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके अच्छे हैं। गुरु को बलवान करना चाहिए, रत्न धारण कीजिए, इनका बीज मंत्र कीजिए ताकि गुरु को बल मिले, और राहु को कमजोर कीजिए। राहु को कमजोर करने के लिए दान कीजिए और राहु का बीज मंत्र कीजिए ताकि राहु का बल कम हो जाए, या शांति करवा दीजिए राहु का। जो आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। हेलो अशोक जी, कुछ बोलिए, समझ में आ रहा है? जी जी जी, आ रहा है सर। ये उपाय वाला सर एक बार रिपीट करें थोड़ा सा। उपाय वाला थोड़ा क्लियर, पहले डिग्री वाला बताया आपने। हाँ। तो फिर आपने कहा कि गुरु अगर कमजोर है तो उसका रत्न धारण करना है। देखिए अशोक जी ने पूछा सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर मान लीजिए गुरु लग्नेश है, या कि जिस भी कुंडली को आप देख रहे हैं, गुरु आपके स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि उस कुंडली में योग कारक है गुरु, लेकिन जहां बैठे हैं राहु या केतु के साथ अच्छे हैं, मित्र राशि में भी हैं, या योग कारक होकर बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए कि इनकी गुरु की डिग्री 3 हो, 4 हो और राहु 15 डिग्री के हो, 14 डिग्री के हो, तो यहाँ पर गुरु को अगर बल दे दिया जाए तो जो गुरु चंडाल दोष का असर हो सकता है, क्योंकि राहु स्ट्रॉन्ग है, तो अगर असर हो सकता था अगर गुरु चंडाल दोष का, तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बल देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि गुरु योग कारक होकर अच्छे भाव में है, भले ही डिग्री में कमजोर है, तो गुरु को का रत्न हमें पहनना चाहिए। इसके अलावा गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए हमें। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, शनि पुष्य नक्षत्र में केले के जड़ को पीले कपड़े में बांधकर आप धारण कर सकते हैं अपने बाजू में। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, रत्नों से भी ज्यादा इफेक्टिव है। अब यहाँ गुरु को आपने बल दे दिया तो जो गुरु चंडाल दोष का असर हो सकता था उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके। अब मान लीजिए कि आपको राहु यहाँ पर अपने गुरु मित्र राशि में होकर कमजोर है, तो गुरु का बल दे दिया आपने। अब राहु अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो ये मित्र राशि में नहीं है, गुरु मित्र राशि में होंगे तो स्वाभाविक सी बात है राहु शत्रु राशि में होंगे, तो राहु को आपको शांत करना चाहिए। शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं? इनका बीज मंत्र कर सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं राहु का, या प्रॉपर शांति करा के इनको शांत कर सकते हैं, तो गुरु निर्विरोध अपना रिजल्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, बल भी मिल जाएगा, ठीक है सर? ठीक है सर। जी जी। अब आगे समझते हैं, चलिए ये क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है, और थोड़ा सा केमद्रुम दोष के बारे में समझ लेते हैं, फिर अगर कोई समय बचा तो आप लोगों का कोई कंफ्यूजन होगा उसे दूर करेंगे। चलिए केमद्रुम दोष कैसे बनता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो केमद्रुम दोष बनता है। आप लोग जानते हैं इस बात को ना? हाँ जी। हाँ सर, पढ़ा है एक बार। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये केमद्रुम दोष राहु और केतु से भंग नहीं होता और ना ही सूर्य से भंग होता है। भंग नहीं होता, ये बात सर जी थोड़ा क्लियर करें इसको सर। क्या भंग चीज? नहीं होता, भंग नहीं होता, ये जो बताया सर, इसको कैसे क्लियर किया? मान लीजिए कि यहाँ केतु आपने कहा बैठे हैं ना कि सूर्य चंद्रमा के केतु पीछे, से राहु से भंग, चंद्रमा के पीछे केतु जी। हाँ, तो लेकिन चंद्र केतु के बैठने से ये भंग नहीं होगा। अगर यहाँ भी केतु होते या यहाँ भी राहु होते तो ये केमद्रुम दोष को भंग नहीं कर पाते हैं राहु और केतु। ठीक 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 क्लियर है। हो गया। अगर दृष्टि भी पड़ जी सर, जाए जी सर। या साथ भी हो जाए, आगे पीछे भी हो जाए, तो राहु या केतु इस दोष को भंग नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर हो गया सर।
अब देखिए भंग कैसे होता है, पहले ट्रेडिशनल नियम समझ लीजिए। अगर गुरु की दृष्टि कहीं से बलवान गुरु की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पर, गुरु की दृष्टि छोड़िए, दृष्टि के बाद में करते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा उच्च के हो जाए, अब कहीं भी अकेले हो लेकिन उच्च की राशि में हो, अच्छे भाव में, केंद्र या त्रिकोण में, तो ये ऑलरेडी भंग हो जाता है। ठीक है, आज मैं कुंडली एनालिसिस कर रहा था, वहां पर वास्तव में किसी ने केंद्रुम दोष बताया था उस व्यक्ति को, और 10th हाउस में 2 नंबर उच्च की राशि में चंद्रमा बैठे थे। तो मुझसे कुंडली एनालिसिस करा रहा था, मैंने तो बोला कि भाई तुमको ये केंद्रुम दोष तो है ही नहीं, किसने बोल दिया? तो बोला कि किसी ज्योतिषाचार्य ने बोला है। मैंने बोला कि तुम्हारा तो यार पूरी तरह से भंग है केंद्रुम दोष। और बोले कि और उसकी कुंडली इतनी अच्छी थी कि जॉब वाली कुंडली थी। तो मैंने पूछा कि तुम भाई करते क्या हो? तुम्हारा तो जॉब का योग है, वो भी गवर्नमेंट जॉब का। तो बोला कि भाई मैंने होम मिनिस्ट्री में वो है और बहुत ही वेल सेटल्ड है। मैंने बोला कि तुम्हारे 10वें भाव में भाई केंद्रुम दोष बना हुआ है, तो तुम जॉब कैसे कर रहे हो? आज तक क्या हुआ भाई? तुम्हारी माता से कोई प्रॉब्लम? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वास्थ्य प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं। बोला कि तब क्या दिक्कत है भाई, किसने बोल दिया? तो ऐसे भी होता है। देखिए केंद्रुम दोष भंग भी होता है। तो उस व्यक्ति का भंग था, यहाँ 10वें भाव में ही चंद्रमा उसके थे, लेकिन उच्च के 2 नंबर राशि में थे, यानी कि 2 नंबर राशि में उच्च के थे और अच्छे बलवान थे, तो केंद्रुम दोष उसका भंग हो रहा था। अब देखिए आप लोग इस बात को समझिए कि यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, सूर्य और राहु केतु को छोड़ दीजिएगा, ये तीनों ग्रह चंद्रमा के केंद्रुम दोष को भंग नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए, सूर्य, राहु और केतु, तीनों के केंद्रुम दोष भंग नहीं होता है। ठीक है अशोक जी? सर बिल्कुल क्लियर है सर। जी जी। अब इसके अलावा किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, मंगल की 4वीं 7वीं 8वीं पड़ जाए, शनि की 3री 7वीं 10वीं पड़ जाए, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं पड़ जाए, कोई भी दृष्टि पड़ जाए किसी ग्रह की, राहु केतु और सूर्य के अलावा, तो ये केंद्रुम दोष भंग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, केवल गुरु और शुक्र से नहीं भंग होता, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए सूर्य, राहु और केतु के अलावा, तो केंद्रुम दोष कुंडली में ऑटोमेटिकली भंग हो जाता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह दृष्टि दे रहा है उसमें बल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा आपके 15 डिग्री के हों और दृष्टि देने वाला ग्रह 1 डिग्री का और 2 डिग्री का हो, उसमें इतना। और एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, मैं आप लोगों को एक चीज और यहाँ क्लियर कर दूं कि कोई भी ग्रह अगर कमजोर है, 1 डिग्री 2 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री 30 डिग्री का है, तो जहां बैठेगा वहां का प्रभाव देगा, कम प्रभाव देगा, मतलब कि बहुत हल्का हल्का प्रभाव नजर आएगा। उसकी दशा में आपको संघर्षों से काम बनेगा, 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। लेकिन जो ग्रह मृत अवस्था के करीब या मृत अवस्था में, उसकी दृष्टि में बल नहीं होती। अगर शुक्र यहाँ पर मान लीजिए कि 26 डिग्री के, 27 डिग्री के, 28 डिग्री के शुक्र है यहाँ पर, तो यहाँ का तो फल देंगे धीरे धीरे, लेकिन ये यहाँ का फल नहीं दे पाएंगे, उसकी दृष्टियों में बल नहीं होता है। कोई भी कुंडली में कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह कहीं जहाँ बैठेगा वहां का फल देता है मृत ग्रह या मृत के करीब ग्रह, लेकिन उसकी दृष्टि बल नहीं होती उसमें। ठीक है जी गुरु जी। सर ये डिग्री में एक कंफ्यूजन है सर। ये डिग्री जब मृत बाल अवस्था का ग्रह मानते हैं डिग्री के अनुसार, तो लग्न की डिग्री कुछ भी हो उससे कोई मायने नहीं रखता सर? नहीं 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 नहीं, इस कॉन्सेप्ट को शायद याद नहीं है आपको अशोक जी, आप भूल रहे हैं। मैंने ये चीज शुरू में ही बताया था कि डिग्री, देखिए बहुत क्लियर आपको अशोक जी सभी को मैंने बताया था कि डिग्री देखने से पहले किसी भी ग्रह की लग्न की डिग्री जरूर देख लीजिएगा। उस अपवाद की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए कि यह शुक्र आदि 28 डिग्री का हो और आपका लग्न का ही डिग्री 25 हो, तो यही फल देने में सक्षम हो जाएगा सर। इस चीज को आप भूल रहे हैं अशोक जी। इसका मतलब कि आप नोट नहीं कर रहे हैं जो चीजें मैं बता रहा हूं।
सर नोट तो है सर वो पिछला, पर ये कंफ्यूजन हो जाता था मुझे बार बार जब 1 डिग्री और 28 डिग्री 30 डिग्री ऐसे बात अगर करते। लग्न के डिग्री के क्लोज होगा तो अपना फल देता है, पूर्ण फल देता है। अगर वो वर्गोत्तम हो जाए तब भी फल देता है, पुष्कर नवमांश में हो जाए तब भी फल देता है, भले ही उसकी डिग्री 27-28 हो। तो इस प्रकार सर मतलब बाल ग्रह और मृत ग्रह जो हैं उनकी डिग्री के अनुसार उसकी परिभाषा तो फिर अलग होगी ना फिर। हाँ बिल्कुल, अगर लग्न के डिग्री के क्लोज नहीं आ रहे हैं तो उनकी परिभाषा अलग होगी। अगर मान लीजिए कि लग्न आपका 10 डिग्री का हो और कोई ग्रह 26 से 27 डिग्री का 28 डिग्री का हो तो वो मृत माना जाएगा, उसमें बल नहीं है जी। इसको समझ लीजिएगा। अगर लग्न के डिग्री के क्लोज नहीं है और मृत है, बाल अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, तो वो वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसे बाल या वृद्ध या मृत ग्रह देते हैं। ठीक है। लग्न अगर 2 डिग्री की है, लग्न अगर 2 डिग्री की है और कोई ग्रह 28 डिग्री का, तो मृत नहीं माना जाएगा ना सर? बिल्कुल माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? 26 डिग्री का अंतर हो गया लग्न से। जी ऐसा नहीं देखेंगे 2 डिग्री गुरुजी 28 से नहीं चलेंगे, 29 30 1 2 4 डिग्री का अंतर हो गया। हाँ 28 अगर मतलब कि 2 डिग्री का कोई 30 डिग्री का एक मतलब माना जाता है, तो मान लीजिए 28 डिग्री का कोई ग्रह है और 2 डिग्री का अगर लग्न है आपका तो 26 डिग्री का डिफरेंस होगा ना। अच्छा, वैसे ऐसे नहीं देखा जाएगा गुरुजी? वैसे मत देखिए, वैसे नहीं देखा जाता है। 26 डिग्री का अंतर हो गया लग्न में और उस ग्रह में। अच्छा जी, आप एक भाव का विचार नहीं कर रहे हैं, लग्न का विचार कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ये सर। हाँ बिल्कुल। ओके सर, ओके। राम जी मैं तो उसको 5 समझ रहा था सर। नहीं भाई मत समझिए 5। राम जी, हेलो राम जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, चलिए इसको समझिए आप लोग। तो यहाँ पर सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह देखेंगे तो ये केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। और यहाँ पर आगे या पीछे कोई शुभ ग्रह या कोई भी ग्रह बैठ जाए सूर्य, राहु या केतु के अलावा, तो भी यह दोष भंग हो जाता है। ठीक है। और इसका नियम यही है कि आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो केमद्रुम दोष बनता है। अब केमद्रुम दोष में क्या करना चाहिए? अगर चंद्रमा आपके योग कारक है तो इनका रत्न पहन सकते हैं आप, और अगर चंद्रमा मारक होकर कुंडली में केमद्रुम दोष में है तो इनका दान करना चाहिए, बीज मंत्र करना चाहिए। और बेस्ट उपाय ये है कि केमद्रुम दोष बन रहा है तो इनका पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए सोमवार का, और शंकर भगवान का जितना हो सके पूजा, समय समय पर रुद्राभिषेक शंकर भगवान का जरूर करना चाहिए। रात में दूध नहीं पीना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। और गुरुजी केमद्रुम का क्या इफेक्ट होगा, मतलब खराब क्या होगा? बहुत ही खराब योग है। अगर ये योग तो व्यक्ति को निर्धन बनाता है, मानसिक रोगी बनाता है, व्यक्ति को कभी कभी गलत भाव में बन जाए, अष्टम वगैरह त्रिक भाव में, तो कभी कभी आत्महत्या तक करा देता है। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता संबंधी परेशानी होती है, व्यक्ति को तरह तरह की मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन, निर्धनता, कैरियर में परेशानी, बहुत तरह की दिक्कतें देता है ये। खास करके आपका मन मस्तिष्क तो एकदम डैमेज कर देता है ये। गुरुजी यही चीज थी गुरुजी, मतलब हाँ राम जी। 8 में नहीं यही चीज गुरुजी आपने अभी जो बताया था। जी जी। 8 में तो बेटी वाले में यही है गुरुजी कि उनका जो है 10वें भाव में चंद्रमा मूल त्रिकोण का हो गया है। अच्छा अच्छा। अभी सज्जन ने देखा, उन्होंने कहा कि ये केमद्रुम योग है। अच्छा ठीक है भाई। बाद में जब उनको जो बताया गया है डिग्री वाइज कि अपवाद इसमें क्या क्या है, तो उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये जो ग्रंथों में दिया गया है, ग्रंथ प्रमाण इसका जो है क्लियर नहीं है। हाँ बिल्कुल राम जी, लोग जान जाते हैं बस कि ये योग बनता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भंग कैसे होता है जी। अब इसमें देखिए एक मांगलिक दोष आता है। 70% कुंडलियों में मांगलिक दोष का स्वयं ही निराकरण होता है। आंशिक मांगलिक कह देते गुरुजी, ये चीज आज तक हम न समझ पाए कि आंशिक क्या होता है। कुछ नहीं होता है, या तो मांगलिक होता है या नहीं होता है, सीधा सीधी वही चीज, या तो कोई योग होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। काल सर्प, आंशिक आजकल के पंडित लोग कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, काल सर्प दोष, आंशिक काल सर्प दोष बना है। अरे मूर्ख, आंशिक क्या होता है? या तो काल सर्प होता है या नहीं होता है, या नहीं होता। सीधा सीधी तो आपकी पूरी वीडियो है जी। आंशिक बता देते हैं नहीं,
इस पर तो आपकी पूरी एक वीडियो है जिसमें आपने सिद्ध किया है कि ये दोष नहीं योग है। हाँ योग है, सही बात है जी। अभी इसमें इसमें आंशिक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, या तो बनेगा या नहीं बनेगा, सीधा सीधी बात है। जी बिल्कुल गुरु जी। हाँ तो लोग जानते हैं कि बस अब मांगलिक का हम लोग बात कर रहे थे, 70 to 80% कुंडलियों में मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है अपने आप। जी इतने नियम दिए हुए हैं मांगलिक दोष के, लेकिन लोग समझते नहीं है इस चीज को। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि मांगलिक दोष बिना चलित कुंडली देखे कंसीडर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी कल मांगलिक का करते हैं। क्या गुरुजी कल मांगलिक का करते हैं, ठीक है, ओके मांगलिक योग का करते हैं। ठीक है ब्रजेंद्र जी। ये चीज आपने काफी पहले हम लोगों को बताई थी कि कोई भी योग हो या दोष हो, पहले आप लग्न के साथ साथ चले जरूर देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना उसके देखे उसको आपने कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। और बेसिक कल में से ही आप आपने लोग हम लोगों ध्यान को बताया दीजिएगा था। मित्रों, कल से ध्यान दीजिएगा, 8:30 बजे कल से क्लास करेंगे हम लोग। ठीक है ठंडी की सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक। 9 बजे 9:30 9 बजे भोट लेट हो जाए।